हेलो स्टूडेंट्स, मैं क्लास 12 की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो को शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं इसके सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं। द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। पहला लेसन देखते हैं जो कि लास्ट लेसन है। लास्ट लेसन को अल्फोंसे डॉडेट ने लिखा है, जो कि फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे। लास्ट लेसन को उस समय, लास्ट लेसन की जो स्टोरी है वो उस समय से ली गई है जब फ्रैंको पर्शियन वार चल रहा था। फ्रांस की हार हो गई थी पर्सिया से, और फलस्वरूप जो फ्रांस के दो ज़िले थे एल्सेस और लोरेन, वो पर्शियन के कब्जे में चले गए थे। पर्शियन का मतलब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। तो ये स्टोरी बताती है कि हमारा जो मदर टंग है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारा जो लैंग्वेज है वो कितना इम्पोर्टेंट है। नरेटर जो है एक लड़का है जिसका नाम है फ्रांज। फ्रांज का मन स्कूल जाने में नहीं लगता है। लाइन बाय लाइन इसको नहीं पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। तो फ्रांज जो है नरेटर, वो कहानी सुना रहा है कि उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उस दिन उसका मन पढ़ाई में नहीं था, बिल्कुल स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था। बहुत ही बेमन से वो तैयार हुआ। लेकिन उसको क्यों मन नहीं था स्कूल जाने का? पहला तो रीज़न ये है कि एम हेमेल जो टीचर थे, उन्होंने जो होमवर्क दिया था रूल्स ऑफ पार्टिसिपल याद करने के लिए, वो उसको याद नहीं था। और दूसरा वजह ये था कि मौसम बहुत अच्छा था, बाहर उसका खेलने का मन कर रहा था, उसका स्कूल जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। एम हेमेल बहुत एक स्ट्रिक्ट टीचर थे और लोहे की छड़ी से वो पिटाई करते थे। तो उस दिन उसका मन स्कूल जाने का नहीं था, बाहर खेलने का मन था। फिर उसने देखा कि कुछ के गांव में कुछ परिवर्तन सा दिख रहा है। उसने देखा कि पर्शियन सोल्जर मार्च कर रहे हैं, तो वो समझ नहीं पाया कि उसके गांव में ऐसा क्यों हो रहा है। यही पता लगाने के लिए फिर से वो स्कूल की तरफ चल दिया। जब वो बुलेटिन बोर्ड के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग वहाँ पर न्यूज़ पढ़ रहे हैं। उन्होंने रोका कि अभी इतना तेज़ मत भागो, तुम्हारे पास तो पर्याप्त समय है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने वो ये समझ गए थे कि अब तो स्कूल का आखिरी दिन है, ऑर्डर पढ़ लिए थे। बुलेटिन बोर्ड क्या है? बुलेटिन बोर्ड एक ऐसी जगह थी जहाँ पर युद्ध के दौरान होने वाली सारी घटनाओं को गांव वाले पढ़ते थे। तो उन्होंने पढ़ लिया था कि आज जो है एम एम एल जो टीचर है उनका लास्ट डे है और ये बेकार में दौड़ के जा रहा है। लेकिन फ्रेंच ने सोचा कि वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए फ्रेंच ने कहा कि नहीं, वो स्कूल जाएगा। और वो स्कूल चल दिया। जब वो तेज़ी से स्कूल में पहुंचा तो क्या देखा? वहाँ देखा कि बहुत ही शांति है, वहाँ पर कोई शोरगुल नहीं हो रहा है। क्योंकि स्कूल पहुंचने के लिए वो हमेशा शोरगुल पर डिपेंड रहता था। किस टाइप का शोरगुल? जैसे डेस्क को खोलने और बंद करने का, और लेसन जो याद होते थे, लेसन जो बच्चे याद करते थे बहुत ही तेज़ स्वर में, उसकी आवाज़ भी दूर दूर तक सुनाई देती थी। और एम हेमल का जो लोहे का डंडा था वो भी वो टेबल पर पटकते रहते थे। ये सब कुछ नहीं हो रहा था, बिल्कुल शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे संडे है। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो वहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए थे। सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं थे बल्कि विलेजर्स भी बैठे हुए थे। हाउजर, पोस्ट मास्टर, मेयर, सब लोग बैठे हुए थे। तो चुपचाप से फ्रांज जा कर के अपनी सीट में बैठ गया। उसने देखा ध्यान से तो एम हेमल बहुत ही अच्छे कपड़े में थे। ऐसा क्यों था? एम हेमल इतना अच्छा कपड़ा क्यों पहने थे? इस तरह कपड़े तो तब पहनते थे जब कोई इंस्पेक्शन होता था या फिर कोई स्पेशल डे होता था। लेकिन आज वो ऐसा क्यों पहने हुए हैं और बिल्कुल शांत क्यों दिखाई दे रहे हैं, डंडे से क्यों नहीं मार रहे हैं? उसने फिर पीछे मुड़ के देखा तो बच्चों के अलावा उसमें बूढ़े लोग भी बैठे थे, बहुत शांत थे, वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। फिर एम एम एल सीट से उठे और उन्होंने कहा कि बच्चों, आज मेरा अंतिम दिन है। ये सुन कर के जैसे लगा बिजली गिर पड़ी हो। और वो अब समझ गया कि अब क्या माजरा क्या है। वो लोग जो बुलेटिन बोर्ड के पास पढ़ रहे थे, वो वही लोग थे जो इस ऑर्डर को पढ़ चुके थे कि एम एम एल के लास्ट डे है। अब तो फ्रेंच जो था वो बड़ी मुश्किल से उसने लिखना पढ़ना सीखा था, और बाकी जो बूढ़े लोग थे वो पिछले 40 साल से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, नहीं पढ़ पाए। अब उनके हाथ से वो व्यक्ति चला जाएगा जो उनको पिछले 40 साल से सिखा रहा है। तो किस तरह से वो अपने पाठ याद करेगा? अब अचानक उसके जितने भी बुक्स थे उसके दोस्त जैसे लगने लगे। कोई भी चीज़ हाथ से जब निकल जाती है तो हमें उसका एहसास होता है।
अब समझ गया कि अच्छा ये बात है कि ये लोग अच्छे से कपड़े क्यों पहन कर आए हैं। उसको बहुत अफसोस हुआ कि इतने दिनों से वो अपना सारा समय पक्षियों के अंडे वर गिनने में, बाहर घूमने में बिता दिया था। ये सब सोच ही रहा था, तब तक फ्रेंच का नाम बुलाया गया। एम ने कहा कि ठीक है, तुम सुनाओ क्या याद किए हो। तो वो बिना मतलब वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो एम भी बहुत शांत थे उस दिन। कहा कि मैं आपको पनिश नहीं करूँगा क्योंकि आप पढ़ाई नहीं किए हैं, सिर्फ आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सब लोग जिम्मेदार हैं। और एम ने कहा कि सभी जो एलसीएस के लोग हैं वो पढ़ाई कल पर टालते रहे, लेकिन अब ये समय आ गया है आपको रियलाइज़ होने का कि कितना पढ़ाई इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कहा फ्रेंड से, कहा एम ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें पढ़ाई के लिए कभी प्रेरित नहीं किया। उन्होंने खेतों में काम करने के लिए भेजा ताकि तुम पैसे कमाओ, और मैंने भी कभी कभी तुम्हें छुट्टी दे दिया जब पौधों में पानी देना था या मछली मारना था। ठीक है, इस तरह से एक के बाद एक उन्होंने टॉपिक बताया, और साथ में ये कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज होती है वो संसार की सबसे सुंदर भाषा है, इसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो एक चीज़ को राइटर ने यहाँ बताने की कोशिश की है, लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। जैसे होता है कि अपनी भाषा पर ज़्यादा से ज़्यादा गर्व करना ही लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म होता है। तो एम को लगता था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज होता है ये सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और जर्मन वालों को लगता था कि जर्मनी, जो जर्मन भाषा है वो सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। तो जहाँ भी वो कब्जा करते थे वहाँ पर वो भाषा थोपते थे। फिर ग्रामर पढ़ाए, हिस्ट्री पढ़ाए, सब कुछ पढ़ाए, सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे। और फ्रेंच को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि वो सब कुछ उसको आसानी से समझ में आ रहा है, इसके पहले तो उसको कभी समझ में ही नहीं आया। तो ग्रामर पढ़ा बच्चों ने, फिर राइटिंग का अभ्यास किया, और एम ने सबको कापियाँ दिया, और कॉपी पर फ्रांस एल्सिस लिखा हुआ था। तो एक देशभक्ति की भावना आ गई उसके अंदर। फ्रेंच को लगा कि उसके देश का जो तिरंगा है ऐसा लग रहा है पूरे कमरे में लहरा रहा है। तो राइटिंग पूरा होने के बाद सब लोग ध्यान से देखे, एम अपने चेयर पर बैठे हुए थे और हर चीज़ को ध्यान से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जाने से पहले सब कुछ वो कैप्चर करके जाना चाहते हों। और फ्रेंच को भी बहुत ताकत आ गई थी उस दिन पढ़ने की। छोटे बच्चे स्पेलिंग अल्फ़ाबेट पढ़ रहे थे, और बूढ़े लोग एलिमेंट्री बुक को रख करके और अंदर ही अंदर रो रहे थे, हालांकि कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तब तक क्या हुआ, 12 बजे का घंटा बजा और मुनादी हो गई, एक तरह से अनाउंसमेंट हो गया कि अब जर्मन के कब्जे में आ गया है। एम उठे और वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए। फिर उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिख दिया कि फ्रांस अलविदा अपला, और इशारे से बोल दिया कि आप लोग जा सकते हैं, स्कूल समाप्त हो गया है। तो ये समरी है, इसके कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे इसके सेकंड चैप्टर को। जी, सेकंड चैप्टर को देखेंगे। सेकंड चैप्टर कौन सा है? सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग, देखिए लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी ये उन चाइल्ड लेबर के बारे में। जैसे बच्चे होते हैं वो कम एज में ही काम करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बारे में है। ये स्टोरी जो है दो पार्ट में है। एक तो वो है जो बेंगल मेकर हैं, और दूसरे वो हैं जो रैग पिकर हैं। पहली स्टोरी साहिब आलम की है जो रैग पिकर है। जो राइटर है एनीज यंग, वो रोज़ बच्चों को देखती है कि वो प्लास्टिक का बैग कंधे पर लाद करके और जा रहे हैं, और सुबह से शाम तक कूड़ा बीनते हैं। तो एक बच्चे से बात किया कि तुम काम ये क्यों करते हो, तो उसने जवाब दिया कि उसके पास और कोई काम नहीं है। तो राइटर ने पूछा क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? उसने कहा कि कोई स्कूल है नहीं। तो कहा कि एनी जग ने कहा कि अगर वो स्कूल खोलेगी तो क्या जाओगे? तो उसने कहा बिल्कुल। तो राइटर को बहुत ही अफसोस हुआ कि उसने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जो कि फुलफ़िल नहीं हो सकता है। और फिर कुछ दिन बाद आकर लड़का उससे पूछा कि क्या स्कूल आपका तैयार है? तो राइटर को बहुत अफसोस हुआ कि उसने प्रॉमिस ही ऐसा कर दिया था। कई महीने तक उसका ऑब्जर्वेशन करने के बाद राइटर को पता चला कि
ये जो बच्चा है ये अब तो नाम का मीनिंग भी नहीं जानता होगा। साहब साहब का पूरा नाम था साहिब आलम। अगर अपने नाम का मतलब जान जाएगा तो इसका मतलब हो गया लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन अब वो गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं। बच्चे बिना चप्पल के घूमते रहते हैं सुबह से शाम तक। तो राइटर ने पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो उसने जवाब दिया कि उसकी मदर उसको उतार के नहीं देती है सेल्फ से, अलमारी से। अगर उतार के भी दे देगी तो नहीं पहनेगा। दूसरे बच्चे ने कहा कि अगर उतार के भी दे देगी उसकी मदर तो नहीं पहनेगा। तो फिर साहब ने कहा कि उसको जूते पहनने का बहुत शौक़ है, लेकिन उसको पूरे लाइफ में एक जोड़ी जूते नहीं मिले हैं। तो राइटर कहती है कि पूरे देश में घूमने के बाद उसको पता चलता है कि उनके पास चप्पल नहीं है। उनके घरों में चप्पल हैं लेकिन वो चप्पल में नहीं रहते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये आदत उनकी बन गई है। तो वो देखती है गांव में बहुत डेवलपमेंट हो गया है। एक आदमी था जो ओडीपी का रहने वाला था, उसने कहानी बताई कि बचपन में जब वो स्कूल जाता था तो भगवान के सामने मंदिर में एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था कि बाद में उसको जूते मिल गए। तो फिर मंदिर में गया और ईश्वर को धन्यवाद दिया। यानी गांव में कितना परिवर्तन हो गया है। राइटर भी 30 साल के बाद वहाँ पे गांव में गई तो उसने देखा कि बहुत चेंजिंग आ गई है। लेकिन रैग पिकर के लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। रैग पिकर्स जो है वो कहाँ से आए हैं? अधिकतर जो बांग्लादेश से आए हैं 1971 में। बांग्लादेश में उनके हरे भरे जो खेत हैं वो बाढ़ में बह गए और इसलिए वो दिल्ली आ गए काम की तलाश में और कूड़ा बीनने लगे। लगभग 10,000 रैग पिकर वहाँ रहते हैं 30 सालों से बिना आइडेंटिटी के। उनके पास राशन कार्ड तो है जिससे अनाज खरीद सकते हैं। वो कहते हैं कि भोजन उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नेता लोग भी मिसयूज़ करते हैं उनका वोट बैंक बढ़ाने के लिए। तो हाँ, जब उनसे बात होती है तो पता चलता है कि वो अपने हरे भरे खेत क्यों छोड़ दिए, बाढ़ में बह गए। अर्निंग का कोई साधन नहीं था। बच्चों के लिए कूड़ा बीनना क्या है? एक तरह का गेम है। और बड़ों के लिए कूड़ा बीनना क्या है? एक तरह का वो सोर्स ऑफ इनकम है। साहब कहता है कभी कभी मुझे 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है, 10 रुपये का नोट मिलता है। जब पैसे मिल जाते हैं तो और उनका उत्साह बढ़ जाता है। यानी सुबह शाम तक वो क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, कूड़ा बीनते रहते हैं। एक दिन राइटर ने देखा कि साहब जो है वो पड़ोस में टेनिस खेलते हुए कुछ लोगों को देख रहा है और कहता है कि गेटकीपर मुझे अंदर जाने देता है जब वहाँ पर कोई नहीं रहता है। मुझे ये गेम बहुत पसंद है। तो राइटर सोचती है क्या यह गेम उसकी पहुँच के अंदर है? क्या वो टेनिस प्लेयर बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो एक दिन वो जो जूता उसको मिल गया, एक दिन एक फटा पुराना जूता उसको मिल गया। तो किसी रिच बच्चे ने उसको दिया था, फेंका हुआ था, उसमें होल हो गया था। साहब का जूता पहनने का सपना पूरा हो गया, लेकिन टेनिस प्लेयर नहीं बन सकता, वो इतनी आसानी से नहीं बन सकता है क्योंकि उसका जो फैमिली वो सपोर्ट नहीं कर रही है। अब एक दिन साहब जो है चाय की दुकान में काम करते हुए दिखाई दिया। तो पूछा कि क्या पाते हो? उसने कहा 800 रुपये मिलते हैं और मेरा खाना भी मिलता है वहाँ पे। तो लेकिन क्या तुम खुश हो? राइटर ने पूछा क्या तुम खुश हो? तो उसके चेहरे को देख के लग रहा था कि वो खुश नहीं है, क्योंकि स्टील कैनिस्टर लेके जब जा रहा था दूसरे के अंडर में काम कर रहा था। इसके पहले अपना जो बैग था प्लास्टिक बैग लेके जाता था तो अपना मालिक था, स्वयं था। तो इस तरह से दूसरी कहानी है मुकेश की। मुकेश कौन है? बैंगल मेकर है। फिरोजाबाद में जितने भी परिवार हैं अधिकतर वो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। तो मुकेश कहता है कि उसको कार चलाना बहुत पसंद है। मुकेश अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो मोटर मैकेनिक भी बनना चाहता है और ये सीखने के लिए वो काफ़ी दूर तक जाता है। फिरोजाबाद के हर गली में, हर घर में चूड़ी बनने का कारखाना है। मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है। मुकेश और दूसरे जैसे चाइल्ड लेबर हैं, लगभग 20,000 बच्चे वहाँ काम करते हैं। कानून का अगर पालन किया जाए तो लगभग 20,000 बच्चे बाहर निकल सकते हैं। मुकेश और दूसरे बच्चे गर्म भट्टी के सामने और तेज़ रोशनी में काम करते हैं। उनकी आँखों की रोशनी भी कम हो जाती है। मुकेश राइटर को अपने घर ले जाता है, पैर से धक्का मार के दरवाज़ा खोलता है तो बहुत टूटा फूटा मकान में जाते हैं। जो सड़क है वहाँ की बहुत गंदी है, ऐसा लग रहा है जैसे जानवर और इंसान एक साथ रहते हों। तो राइटर वहाँ जा रही है और उसने देखा कि स्टोव जल रहा है
एक लेडी वहाँ पे खाना पका रही है, धुआं उठ रहा है। वो मुकेश की भाभी है, बहू है। और वो जो है जब उसके ससुर आते हैं तो वो पर्दा कर लेती है। यानी कस्टम वहाँ पे है, रीति रिवाज है, खाने के लिए पैसे नहीं हैं। ग्रैंड मदर कहती है कि पूरे लाइफ उन्होंने मेहनत किया लेकिन उनके पास पर्याप्त 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। ये उनका कर्म है, यानी उनकी बदकिस्मती है कि वहाँ पर वो इस परिवार में जन्म लिए हैं। हर तरफ हर कलर की चूड़ियाँ बिखरी हुई हैं और यंग लोग भी उसी तरह से उस जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बूढ़े लोग अगर फंसे हुए हैं तो यंग लोग भी कुछ अलग कर नहीं पा रहे हैं। सविता एक छोटी लड़की है जो कलरिंग कर रही है और इस तरह के छोटे बच्चे वहाँ पर चूड़ियाँ बनाते हैं। सविता को चूड़ी का इम्पोर्टेंस नहीं पता है। इंडियन ट्रेडिशन में शादी होने के बाद लड़कियाँ पहनती हैं चूड़ी, जैसे ग्रैंड मदर ने पहना। ग्रैंड मदर का कहना है कि एक वक्त से घर भर खाना भी नहीं खाया, यानी इतना मेहनत करने के बाद भी पेट भर खाना नसीब नहीं होता है। तो उन लोगों से बात करने पर राइटर को पता चलता है कि 2 तरह का वहाँ पे परिवार है। एक तो वो हैं जो ये मान लिए हैं कि गरीबी में जन्म लेना अभिशाप है, और दूसरे लोग वो हैं जो कुछ आगे बढ़ के करना चाहते हैं, कोऑपरेटिव बनाना चाहते हैं, तो उनको पुलिस जो है इलीगल काम करने के जुर्म में जेल में डाल देती है। यानी उनके जो ऊपर वाले हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, वो सब पुलिस मैन है, साहूकार है, मिडिल मैन है, ये सब क्या करते हैं, इनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और एजुकेशन तो है नहीं। तो और मुकेश को देखकर राइटर को कुछ खुशी होती है कि ये कुछ करना चाहता है, परिवार में जो चल रहा है परंपरा चूड़ी बनाने का, उससे अलग हट के कुछ करना चाहता है। लेकिन क्या उसका सपना पूरा हो पाएगा? फिरोजाबाद में तो बहुत तरक्की हो रही है, क्या इसका कुछ तरक्की होगा? ये चैप्टर है। देखते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर को, जो कि 3rd होना चाहिए और डीप वाटर होना चाहिए। देखिए डीप वाटर आ गया। डीप वाटर कौन सी स्टोरी है? पर्सनल स्टोरी है। डीप वाटर विलियम डगलस की पर्सनल स्टोरी है। किस तरह से वो पानी में डूबते डूबते बचे थे। पानी से भय था, उनके दिमाग में एक डर था पानी को लेकर के, लेकिन उस डर को उन्होंने किस तरह दूर किया, इसको देखते हैं। लगातार परिश्रम करके, प्रैक्टिस करके उन्होंने उस डर को दूर किया। तो विलियम डगलस अपनी कहानी बता रहे हैं कि विलियम डगलस जब 10 से 11 साल के थे तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो YMCA पुल पे जाएंगे और वहाँ पर स्विमिंग सीखेंगे। लोग याकीमा रिवर भी जाते थे सीखने के लिए, लेकिन वो काफ़ी गहरा था और ये YMCA पुल जो था वो ज़्यादा गहरा नहीं था। 2-3 फीट एक तरफ था और 9 फीट डीप अगले तरफ था। उनकी मदर हमेशा चेतावनी देती थी कि तू याकीमा रिवर न जाए, क्योंकि याकीमा रिवर में बहुत बच्चे डूबे हैं। पानी को लेकर बहुत ही डर था, क्योंकि इसके पहले जब 2-3 साल के थे तो फादर उनको कैलिफोर्निया बीच पे ले गए थे और वहाँ पर वो डूबते डूबते बचे थे। तभी से उनके दिमाग में ये बैठ गया कि पानी बहुत ख़तरनाक होता है। तो YMCA पुल पर वो स्विमिंग सीखने गए। कई बार डरने के बावजूद उन्होंने उस डर को जीतने का फैसला किया। तो YMCA पुल पर गए और जब वहाँ पर कोई नहीं रहता था तो वहाँ पे जाते थे। पानी बहुत शांत था। तो 2 घटना यहाँ पर हैं। एक 2-3 साल के जब थे तो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पे गए थे, समुद्र की लहरों ने उनको डुबा दिया, तो उनके दिमाग में पानी का एक डर बैठ गया। फिर वो 10-11 साल के हुए तो YMCA पुल पर जाने का फैसला किए। वहाँ पर वो स्विमिंग सीखने की कोशिश किए। जब YMCA पुल पे गए तो उन्होंने देखा कि बहुत ही शांत है पानी, वहाँ पर कोई हलचल नहीं है। वो काफ़ी दुबले पतले थे, इसलिए वहाँ पर बहुत ही शर्माते भी थे कि कोई आकर उनको चिढ़ाए ना। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो बैठे हुए थे पुल के किनारे, तब तक 18 साल का एक बहुत ही मोटा लड़का वहाँ पे आया और उसने क्या किया, मजाक मजाक में उनको पानी में उठा कर फेंक दिया। पानी से तो पहले से डरे हुए थे, फिर वो नीचे डूबते चले गए। तो पहले उनको लग रहा था कि जो 9 फीट डीप है वो ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन जब वो, चूँकि हर आदमी तो तैरना जानता नहीं है, उनको तैरने आता नहीं था, तो जब वो नीचे जाने लगे, पानी में डूबने लगे, तब उनको पता चला कि ये पानी कितना खतरनाक होता है।
तो 9 फीट डीप 90 फीट जैसा लगने लगा। उनकी सांस फूल गई, उनके जो लंग्स थे वो फटने जैसे फट जाएंगे। उन्होंने पूरी शक्ति के साथ, लेकिन उनका दिमाग काम कर रहा था। वो सोचे कि ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन मैं बॉटम को टच करके तेज़ी से उछल के बाहर आ जाऊँगा, ऐसा उनके दिमाग में था कि। और धीरे धीरे वो जा रहे थे, वो चीख रहे थे, हाथ पर चला रहे थे, लेकिन वहाँ कोई बचाने वाला नहीं था। धीरे धीरे नीचे जा रहे थे, उनके लंग्स में पेन होने लगा, हाथ पर उनके पैरालाइज हो गए, हाथ पैर कंट्रोल नहीं हो रहे थे। फिर एट लास्ट जब वो नीचे पहुँचे और उन्होंने जब पुश किया तो बहुत धीरे धीरे ऊपर आने लगे। वो सोचे कि कोई बचाने के लिए कोई रस्सी फेंका होगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई नहीं था। डर के बीच में ही उनके दिमाग में प्लानिंग आ गई कि वो बॉटम को टच करेंगे और उछल के बाहर आ जाएंगे, लेकिन चारों तरफ गंदा पानी था। जब वो सांस लेने के लिए मुंह खोलते थे तो पानी उनके पेट में चला जाता था। फिर तीसरी बार, 2 बार वो ऊपर आए, फिर तीसरी बार वो नीचे जाने लगे, तब वो बेहोश हो गए। सारे प्रयास विफल हो गए, हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। तब उनको एक मूर्छा सी, बेहोशी सी आने लगी और वो बेहोश हो गए। अपनी मदर को याद करने लगे जो उनको बचा रही है, उनको बुला रही है। तो ये एक इमोशनल टच है। फिर क्या हुआ कि वो डूब गए मतलब बेहोश हो गए। फिर जो लड़का उनको फेंका था वही बाहर खींचा और इस तरह से बाहर आए। कई सालों तक थोड़ी सी भी हरकत होती तो डर जाते थे, वो कहीं भी जा नहीं पाते थे। अब वो पूरी तरह से पानी से डरे। 2 बार ऐसी घटना घट गई जिसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारे थे। पूरी तरह विकलांग हो गए। वो घर में जाते थे तो वो भी सिर्फ सोए रहते थे, उनका पेट हमेशा ही खराब रहता था। लेकिन इस सब होने के बावजूद भी और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो डर को दूर करेंगे, स्विमिंग सीखेंगे। फिर उन्होंने ट्रेनर रखा और अक्टूबर में ट्रेनिंग अपनी शुरू की। वो हफ्ते में 5 दिन 1-1 घंटे रोज़ ट्रेनिंग करते थे और जो ट्रेनर था वो उनके कमर से रस्सी बांध करके और कई सारे पोजीशन में उनको सिखाता था। इनहेलिंग करना, सांस कैसे लें, मुंह ऊपर ला करके सांस कैसे लें, फिर अंदर जा कर के सांस कैसे छोड़ें, और बहुत सारे उसने ये सब तरीका सिखाया। 6 महीने 3 महीने तक। 3 महीने के बाद उनका डर जो है धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन क्या हुआ, ट्रेनर ने उनको नीचे धक्का दे दिया और कहा कि अब तुम तैर सकते हो। तो एक एक करके पार्ट पीस बाय पीस उन्होंने ट्रेनिंग दिया और ये सीखना शुरू कर दिए। लेकिन अभी भी इनको अभी सेटिस्फाई नहीं थे। वो चाहते थे कि अकेले वो तैरें। तो वो कई जगहों पे गए, न्यू हैम्पशायर पे गए, ट्रिक आइलैंड पे गए और 2 मील तक तैरे, स्टैम्प एक्ट आइलैंड पे गए और डर को उन्होंने चैलेंज किया, कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और वो तैरते रहे गिलबर्ट पीक और ऊंचाई पर भी गए, माउंटेन पर भी गए, कैंप लगाकर वहाँ पर कई रात गुजारे। तो इस अनुभव से उन्होंने सीखा कि जो डर के पास जाता है, यानी जो मौत के करीब जाता है, उसको कुछ डर नहीं लगता है। डरता वही है जो जीने की तमन्ना रखता है। ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। यानी सबसे बड़ा जो डर होता है वो व्यक्ति के अंदर, अपने दिल में जो डर होती है उसका डर होता है। अब वो कहीं पे भी जा सकते थे, कहीं पे भी तैर सकते थे, कहीं पर भी बैठ सकते थे। इससे उन्होंने अपना जो पूरा डर है उसको ख़त्म कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। 3 चैप्टर हो गया, मैं चाहता हूँ मेगा चैप्टर बने। तो 3rd चैप्टर जो है आपका हो गया है। 4th चैप्टर है रैट ट्रैप। रैट ट्रैप को देखेंगे। रैट ट्रैप, देखिए रैट ट्रैप बहुत अच्छी स्टोरी है। रैट ट्रैप को सेल्मा लेगरलॉफ ने लिखा है। तो इसमें दिया है कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी तरह उसकी सोच हो जाती है। रैट ट्रैप मतलब चूहेदानी। तो चूहेदानी बेचने वाला एक आदमी था जो कि घूम घूम कर चूहेदानी बेचता था। बहुत गरीब था और गरीबी के कारण क्या था, उसका घर नहीं चलता था, उसका कोई फैमिली नहीं थी। जहाँ भी जाता था उसको इज्जत नहीं मिलती थी, सब भगा देते थे। तो उसने क्या किया, फिर उसके अंदर एक चोरी वाली भी फीलिंग आ गई। यानी हम अगर जिस समाज में रहेंगे वैसे ही सोच हमारे अंदर आ जाएगी। चूहेदानी बेचने वाला ज़िंदगी भर यही करता रहा। तो उसको लगा कि ये पूरा संसार ही एक बड़ा सा चूहेदानी है और ये जो हर व्यक्ति एक चूहा है, हर व्यक्ति
इस बड़े से चूहेदानी में फंसता है और कभी आज़ाद नहीं होता है। चूँकि वही वो काम करता था, इसलिए उसको भी लगता था कि ये संसार बहुत बड़ा चूहेदानी है। तो अब उसके बारे में देखते हैं। वंस अपन ए टाइम, मतलब एक बार एक आदमी था जो कि चूहेदानी बेचता था, और वो बहुत ही नेगेटिव माइंड का था, और वो चूहेदानी बनाने के लिए तारों को भी भीख मांग के इकट्ठा करता था। उसके कपड़े फटे रहते थे, उसकी आंखों में भूख दिखाई देती थी, वो बहुत ही अकेला जीवन जीता था, कोई भी उसका दोस्त नहीं था, और वो अपनी धुन में खोया रहता था। उसको लगता था कि संसार एक चूहेदानी है, और ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि वो लगातार वही काम करता था और उसको कहीं सम्मान नहीं मिलता था। ठीक है, तो संसार भी उसको कभी सम्मान नहीं दिया। कहीं भी जाता था उसको लोग भगा देते थे, चोर समझ के, कपड़े फटे रहते थे। एक दिन ऐसे ही फेरी लगा रहा था, चूहेदानी बेच रहा था, तो उसको सड़क के किनारे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसको दरवाज़ा उसने खटखटाया तो झोपड़ी से एक बूढ़ा आदमी निकला जो क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर वो व्यक्ति होता है जो अपने खेतों किराए पर देता है। तो जब वो अंदर गया तो उसका पहली बार ऐसा हुआ कि उसको स्वागत किया जा रहा है, उसको बुला करके स्वागत किया जा रहा है। तो अंदर गया और उसने उसका स्वागत हुआ। मतलब उसमें रहने वाला जो क्रॉफ्टर था वो भी अकेला ही रहता था। तो उसने उसको बुलाया, उसका आवभगत किया, उसको खाना खिलाया, टोबैको दिया, उसके साथ गेम खेला, और साथ ही साथ इतना ज़्यादा उसको घुल मिल गया कि उसने अपनी सारी कहानी बता दी। उसने बता दिया कि जब वो यंग था तो एक आयरन फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन अब बूढ़ा हो गया है, डे लेबर नहीं कर सकता है, तो उसने गाय पाली है और गाय का दूध बेचकर वो अपना गुजारा करता है। और पिछले महीने उसने 30 करोड़ कमाए हैं, और उसके सामने एक लेदर पाउच में वो पैसा रख करके टांग दिया। उसने लेदर पाउच में पैसा रख के टांग दिया। तो इस तरह से उसको ये भी विश्वास नहीं हुआ कि ये चोर भी हो सकता है। दोनों सो गए। अगली सुबह दोनों उठे और क्रॉफ्टर को भी दूध निकालने जाना था, और ये चोर तो साथ में उठ ही गया। आधे घंटे के बाद ही वापस आया और खिड़की का शीशा तोड़कर उसने पैसे चुरा लिए। पैसे चुराने के बाद वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझा, लेकिन अपना फिलॉसफी वो भूल गया कि हर व्यक्ति एक चूहा है। पैसे चुराने के बाद वो सीधे क्या हुआ, जंगल की तरफ भागा, और क्योंकि उसको लग रहा था कि जंगल में कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो आधे घंटे तक तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब अंधेरा होने लगा तो फंस गया। उसको समझ में आ गया कि वो चूहे की तरह फंस गया है जंगल में। जंगल क्या है, एक चूहेदानी के जैसा है। यानी हमारी सोच अगर नेगेटिव है तो वो काम अपने आप होता जाएगा, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो वो अपने आप होता जाएगा। तो अंधेरा हो गया, वो समझ गया कि उसका अंत समय आ गया है, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। थक हार कर वो ज़मीन पर बैठ गया। जैसे ही ज़मीन पर बैठा उसको हथौड़े चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो समझ गया कि यहाँ पर आसपास कोई आयरन फैक्ट्री है। रामजो आयरन फैक्ट्री था जो कि अब बंद हो रहा था। तो वहाँ पर आवाज़ के सहारे वहाँ पहुँच गया। किसी तरह उसकी जान बची। वहाँ पर देखा कि वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पर लोहे गलाए जाते हैं। तो गर्मी के दिनों में कोयले की परत जम जाती थी और पूरी तरह से फैक्ट्री के आसपास चारकोल के ढेर पड़े रहते थे। तो इसी तरह से, और वहाँ पर जो मास्टर स्मिथ थे जो कि वहाँ के ऑनर थे, वो देखभाल करने के लिए, मतलब रात को इंस्पेक्शन करने के लिए आते थे। ये भी साहब जो थे वहाँ पर गए और गेट कीपर से वहाँ पर एक रात रुकने के लिए परमिशन मांगा। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर वो आग के पास खड़ा हो गया। बस वो यही चाहता था कि बस रात बीत जाए और सुबह अपने पैसे लेके भाग जाए, क्योंकि 30 करोड़ उसके पास थे। तो वेगा बॉन्ड, कई नामों से उसको बताया गया है। तो वेगा बॉन्ड जो था वो चूहेदानी बेचने वाला, वहाँ जाकर उसने फर्नेस के पास जाके खड़ा हो गया। ब्लैक स्मिथ ने उसको परमिशन दे दिया और वो अपना लोहे का इंतज़ार करने लगा, ब्लैक स्मिथ। और जा कर के चूहेदानी बेचने वाला वहाँ पे जाके खड़ा हो गया। फिर जो आयरन मास्टर थे वो देखे कि यहाँ पे एक अननोन आदमी है। वो जाकर उसके पास चले गए। आयरन मास्टर जा कर के अंधेरे में उसको कैप्टन समझ लिए और कहे कि क्या तुम नील्स ओलोफ है और तुम्हारी ये क्या हालत हो गई, क्या हुलिया है तुम्हारा। तो वो आदमी कुछ बोला नहीं। उसने ये नहीं बताया कि वो कैप्टन नहीं है। उसको फिर लालच आ गया कि अगर वो अपना आइडेंटिटी छिपा लेगा तो हो सकता है उसको 1-2 करोड़ और मिल जाए।
तो फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, भगवान ही जानता है मेरे साथ कितना बुरा चल रहा है। यानी आयरन मास्टर ने उसको जो एक कैप्टन समझ लिया था, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, बाद में वो फंसेगा भी। तो आयरन मास्टर ने उसको इनवाइट किया कि चलो मेरे घर क्रिसमस सेलिब्रेट करो। हमारे यहाँ भी कोई नहीं है, मेरे साथ मेरी डॉटर है एडला विल्मनसन, मेरा सन बाहर रहते हैं, मेरी वाइफ की डेथ हो गई है। तीसरा आदमी ऐसा है जो एक ह्यूमन बॉन्डिंग को यहाँ पे दिखा रहा है कि हर व्यक्ति एक सामाजिक व्यक्ति होता है, उसको किसी दोस्त या मित्र की ज़रूरत पड़ती है। तो ये खुद चूड़ेदानी बेचने वाला खुद अकेला रहता था, फिर वो दूसरा आदमी जो क्रॉफ्टर था वो भी अकेला था। तीसरा व्यक्ति ये है जो अकेला तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको भी समाज में कुछ लोगों की ज़रूरत इसको थी। तो उसने क्या किया, आयरन मास्टर ने चूड़ेदानी बेचने वाले को घर बुलाया, कहा चलो मेरे घर और मेरे साथ तुम क्रिसमस सेलिब्रेट करो। लेकिन अब चूड़ेदानी बेचने वाले ने मना कर दिया। उसको लगा कि जंगल में से किसी तरह बच कर आया है, अब वो दोबारा फंसेगा नहीं। कहा कि नहीं जाएगा वो। और 30 करोड़ के बारे में सोचा, उसको लगा कि उसके पास से पैसे कहीं गायब ना हो जाए, कोई चुरा न ले। तो थक गया आयरन मास्टर ने, कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उसने आधे घंटे के बाद अपनी बेटी को भेजा जिसका नाम था एडला विल्मनसन। तो आधे घंटे के बाद आई वो लड़की गाड़ी लेकर के, और उसने इतना अच्छे से बात किया, इतना पोलाइट वे में बात किया। मतलब ये है कि अगर कोई बुरा इंसान है, चोर वगैरह है, तो उसको हम अच्छे से बात करके, उसकी मन की बात जान करके हम उसको एक अच्छा मतलब इंसान बना सकते हैं, उसकी बुराई को बाहर निकाल सकते हैं। ये भी यही चैप्टर का थीम है। तो ठीक है, जब लड़की आई तो तैयार हो गया और फटे पुराने कपड़े वहीं फेंक दिया, अच्छे कपड़े पहन के चल दिया गाड़ी में। लेकिन जैसे ही गाड़ी पे पैर रखा, उसको अपने आप पे गिल्टी फील होने लगी कि मैंने उसका पैसा चुरा करके अच्छा नहीं किया। यानी अब अच्छे समाज में जा रहा है तो उसके अंदर एक अच्छाई आ रही है। तो उसको लगा कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। अब वो जा रहा है, अच्छे घर में जा रहा है, तो अच्छी अच्छी बातें उसके दिमाग में आ रही हैं। तो एडला विल्मनसन ने कहा कि आप घबराइए मत, आप जैसे आए थे वैसे ही आप जा सकते हैं। ये फ़र का कोट है, आप इसको एक्सेप्ट करिए, और आपके साथ कोई बुरा नहीं होगा। सिर्फ हम चाहते हैं कि क्रिसमस सेलिब्रेट करिए और आप घर जाइए अपने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आयरन मास्टर ने अपनी बेटी से कहा कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये खा पी कर थोड़ा तगड़ा हो जाए, और दूसरा ये कि जो चूड़ेदानी बेचने वाला ये काम कर रहा है टुच्चा काम, ये काम ना करे, थोड़ा अच्छा काम करे। यहाँ पर एडला विल्मनसन को थोड़ा सा अजीब लगा उसके ऊपर, कहा कि किसी भी एंगल से पढ़ा लिखा आदमी नहीं दिखता है। तो आयरन मास्टर ने कहा कि तुम पेशेंस रखो, अभी कुछ दिन की बात है, अभी थोड़ा सा संकोच कर रहा है, एम्बेरस है, उसका लाइफ सही नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो नहा धो के आएगा और थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा वो। फिर दिन के उजाले में आयरन मास्टर ने उसको देखा और देखकर चकित हो गया। वो समझ गया कि थोड़ा गड़बड़ी हो गया उससे। पूरी तरह से साफ़ सुथरा होकर के, नए कपड़े पहन करके जब रेड ट्रैप सेलर सामने आया, तो उसका जो आयरन मास्टर था समझ गया कि उससे रात के अंधेरे में मिस्टेक हुआ था। उसको कैप्टन समझ रहा था, वो कैप्टन नहीं है बल्कि ये तो चोर ही है। तो उल्टा आयरन मास्टर उसको डांटने लगा, तुमने अपना परिचय क्यों नहीं दिया। तो चूड़ेदानी बेचने वाले कहा कि मैंने तो बताने की कोशिश की थी, लेकिन आप ही बात नहीं माने। कोई बात नहीं, मैं अपने पुराने कपड़े पहन करके वापस चला जाऊंगा। तो आयरन मास्टर ने कहा कि वो पुलिस को बुलाएगा, ठीक है। इतना सब हो रहा है बहस। फिर एडला ने कहा नहीं पापा नहीं, मैं चाहती हूँ कि आज आप क्रिसमस सेलिब्रेट होने तक इसको रोके रहें। फादर ने कहा कि क्यों। क्योंकि एडला ने कहा कि ये पूरे साल घूमता रहता है, इसे कोई सम्मान नहीं मिलता है, अब हम चाहते हैं कि इसको थोड़ी अच्छी लाइफ दी जाए, ठीक है। तो उसका फादर तैयार हो गया। अब वो क्या करता था, गेस्ट रूम बैठा रहता था, सिर्फ खाने के समय उठता था, सोता था, खाता था, ये उसका काम था। यानी उसकी लाइफ चल रही थी अच्छी। उसको प्रेजेंट दिया गया, उसको गिफ्ट दिया गया, थैंक यू बोला, क्रिसमस पेड़ को प्रकाशित किया गया, उसको बुलाया गया, फिर पॉरिज दिया गया। यानी पूरी तरह से वो वहाँ पे खाता था, पीता था, सोता था। यानी उसके अंदर एक अच्छाई अब डेवलप होने लगी थी। अच्छी जगह था, अच्छे लोगों के साथ संपर्क कर रहा था, अच्छे लोगों से बात कर रहा था, इसलिए अब थोड़ा उसके अंदर अच्छाई आ रही थी। अब क्या हुआ, क्रिसमस ओवर हो गया,
एडला अपने फादर के साथ चर्च गई और चर्च में जाकर उसने देखा, सुना एक बात। उसने एक बात सुना कि चूड़ानी बेचने वाला एक आदमी था जो क्रॉप्टर के यहाँ से पैसे चुरा लिया है। अब वो समझ गए कि उसके घर में जो आदमी वो चोर ही है। तो फादर एडला को डांटने लगे कि देखो, तुमने जिसको रोका है वो घर में है, अब ज़रूर घर से कुछ ना कुछ इसने गायब किया होगा। तो दौड़े दौड़े आए, गाड़ी से आए, आकर पूछा गेट कीपर से कि वो आदमी है कि नहीं है। तो गेट कीपर ने कहा कि नहीं, वो चला गया है, लेकिन कुछ ले नहीं गया है, बल्कि कुछ दे गया है। उसने एक पैकेट दिया है जो ख़राब तरीके से पैक किया गया था। अब कहा कि ये पैकेट है, और उस पैकेट को खोला गया तो उसमें एक छोटी चूड़ानी थी और 30 क्रोनर थे, और एक लेटर था जिसको उसने एडला विल्मनसन के नाम लिखा था। उसने लिखा था कि चूँकि मेरा आवभगत एक कैप्टन की तरह हुआ है, इसलिए मैं एक कैप्टन की तरह आप को कुछ देना चाहता हूँ, मैं एक चोर की तरह शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ। ये पैसे क्रॉप्टर को वापस कर दिए जाए जो कि रोड के किनारे रहता है, और एक चूहे की तरफ से ये चूड़ानी एक भेंट है, क्योंकि हर व्यक्ति एक चूहा होता है। और उसने एक नीचे कैप्टन का साइन किया। तो इस तरह से लास्ट में एक मैसेज आता है कि कैप्टन की तरह अवगत होने के कारण उसने ये निश्चय किया कि वो बुराई यानी चोरी छोड़ देगा, एक अच्छा इंसान बन जाएगा। तो ये 4 चैप्टर हो गए मेगा लेसन। बाकी के 4 चैप्टर इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक, इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस एक वीडियो में रहेगा।